Hello everyone, welcome to the Codepart Academy YouTube channel. So we are back with another video of our cyber security course. अगर आपने हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया हुआ कि हम जो हमारे कोर्स में जो है सो फार हमने वास्प टॉप 10 को कवर कर रहे थे। तो हमने हाफ जो है वास्प टॉप 10 कवर कर लिया था और उससे पहले भी हमने कुछ प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल बेस्ड वीडियोस बनाई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी को थोड़ा सा कवर करते हैं और उसके बाद एंड में हम प्रैक्टिकल के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स में हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसा कि वल्नरेबल और आउटडेटेड कंपोनेंट्स क्या होता है। जैसा कि आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता जाऊँ कि उन चीज़ों का इस्तेमाल करना जो कि हमें पता है कि उनमें इश्यूज हैं, उनमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ करते हैं नोइंगली या अननोइंगली। तो उसके रिजल्ट में जो है हमारा कुछ इश्यूज पैदा हो जाते हैं जिसे वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स कहा जाता है। अब वो इश्यूज कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा लाइब्रेरीज, उसके बाद फ्रेमवर्क्स एंड प्लगइन्स, पैकेजेस, कंटेनर्स, क्लाइंट साइड डिपेंडेंसीज और सर्वर साइड डिपेंडेंसीज। यानी कि लेट्स से कि मैं एक लाइब्रेरी यूज करता हूँ और वो ऐसी लाइब्रेरी है जो कि एक तो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं है, ट्रस्टेड सोर्स से है, और उसमें एक वल्नरेबिलिटी भी है जो कि नॉन वल्नरेबिलिटी है, लेकिन मैं फिर भी उसे यूज करता हूँ। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब इतना ये डेंजरस क्यों है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। अब ऐसा है कि हमारा जो डेवलपर होता है वो कोडिंग तो कर रहा है, लेकिन उसको आइडिया नहीं हो रहा जो कोडिंग में लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर रहा है कि वो वल्नरेबल भी हो सकती हैं। उसको ऐसा कोई जो है आइडिया नहीं होता, तो वो कोडिंग करता जाता है। उसकी कोडिंग कंप्लीट हो जाती है और एक ऐप उसने डेवलप भी कर दिया, लेकिन अब उसमें एक वो इशू रह गया जिसके बारे में उसको कोई आइडिया भी नहीं था। तो नोइंगली या अननोइंगली उसने एक चीज़ बना दी और उसमें इशू है। तो क्या होगा कि अटैकर क्या करेगा, उसको पता है इसमें ये लाइब्रेरी यूज़ की गई है और ये लाइब्रेरी का जो वल्नरेबिलिटी है, यानी कि उसका एक्सप्लॉयटेशन का मेथड है, वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो वो पब्लिकली अवेलेबल एक्सप्लॉयटेशन के ट्रिक्स को यूज़ करेगा और एक ऑटोमेटेड अटैक जो है उसके ऊपर कर देगा। इससे क्या होगा कि उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होगा, चीज़ें एक्सप्लोइट हो जाएंगी, आपका सिस्टम हैक हो जाएगा और वगैरह वगैरह ऐसे इश्यूज पैदा हो जाएंगे। तो कंपोनेंट्स वल्नरेबल कैसे बनते हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा ओल्ड वर्जन्स को यूज़ करना। ओल्ड वर्जन कैसे, जैसा कि कभी अपडेट सिस्टम को ना करना, लेगेसी सिस्टम ओल्ड हो गए हमारे, या फिर हमने एक चीज़ बना दी, एक चीज़ काम कर रही है तो हम कहते हैं कि चलो काम कर रही है तो ठीक है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कोई अपडेट नहीं लेकर आएंगे। तो इससे क्या होता है कि वो विद टाइम वल्नरेबल बन जाती है। उसका कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट है जो अटैकर के हाथ में लग जाता है और वो पब्लिकली एक्सपोज हो जाता है। जैसे कि CVE आपने पढ़ा होगा, कॉमन वल्नरेबल एंड एक्सपोजर्स, वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स। तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन होती है कि ये वल्नरेबिलिटी है, इस जगह पर मौजूद है, उसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है। तो वो इन वजह से तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी जो CVs होती हैं वो हमेशा के लिए एक्सप्लॉइटेबल रहती हैं। यानी कि जो हमारी वल्नरेबिलिटीज पब्लिकली अवेलेबल है उसके ऊपर अगर काम नहीं किया जाता तो वो हमेशा के लिए ही वो एक वल्नरेबिलिटी रह जाती है। उसके अलावा और एंड लाइफ कंपोनेंट्स की बात करें, अनसपोर्टेड कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे कभी भी जो है सिक्योरिटी पैचेस ना देना और कम्युनिटी अगर उसको अबेंडन कम्प्लीटली कर दे कि एक चीज़ हमने बनाई और उसके ऊपर कभी भी काम नहीं किया और उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, उसको कभी पैच नहीं किया, कभी कोई अपडेट नहीं लेकर आए, कोई तब्दीलियाँ नहीं उसमें की, तो उसके रिजल्ट में जो है हमें एक एक्सपोजर देखने को मिलता है जो कि लाइफ टाइम एक्सपोजर बन जाता है कि वो वल्नरेबिलिटी हमेशा के लिए रहती है। और उसके अलावा अनट्रस्टेड सोर्सेज के एक डेवलपर जो है वो कोडिंग कर रहा है और उसको एक लाइब्रेरी की जरूरत है, वो लाइब्रेरी या पैकेज जो है गिटहब से उठा लेता है और वो हो सकता है कि वो पैकेज किसी अटैकर ने रखा हुआ हो, किसी हैकर ने रखा हुआ हो, उसने वेरीफाई भी नहीं किया कि ये ट्रस्टेड है कि नहीं है, मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसको यूज भी कर लिया। उसके अलावा नो इन्वेंट्री ऑफ
कंपोनेंट्स, यानी कि अगर आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, उसका कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो और कहाँ यूज़ कर रहे हो। लेट्स से कि आप एक लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो उसके डिफरेंट वर्जन होते हैं और उसको कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि आपने उस लाइब्रेरी का कौन सा वर्जन है जिसकी CVE अवेलेबल नहीं है, जिसमें कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल नहीं है, वो यूज़ करना है, तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि आपको ये इसको कैसे और कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है कि आप चीज़ों को सिक्योर नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो हमारी होगी थ्योरेटिकल चीज़ें। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पर। प्रैक्टिकल में हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है fastsanitizer.js। यहाँ पर नोटपैड पे लिख देता हूँ fastsanitizer.js। ठीक है, fastsanitizer.js। अब ये क्या करती है, ये सैनिटाइजेशन करती है कहाँ पर, एक वेबसाइट पर, वेबसाइट के इनपुट पर। ठीक है, इनपुट की सैनिटाइजेशन करती है और आई होप कि आपको सैनिटाइजेशन के बारे में पता होगा। ठीक है, सैनिटाइजेशन कर और ये जावास्क्रिप्ट में काम करती है। अब सैनिटाइजेशन कैसे करती है, लेट्स से कि मैंने एक HTML का सिंपल सा स्क्रिप्ट, चलें XSS के लिए एक सिंपल सा पेलोड इंजेक्ट किया, स्क्रिप्ट अलर्ट। ठीक है, और उसके बाद XSS एंड अगेन स्क्रिप्ट। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, और स्क्रिप्ट। ये मेरा एक सिंपल सा पेलोड है जो कि मैंने इंजेक्ट किया। अब ये जो लाइब्रेरी है ये क्या करेगी, अगर मैंने कोडिंग में यूज़ की है तो ये लाइब्रेरी इसको स्टॉप कर देगी, चेक करेगी और चेक करके इसको रोक देगी एग्जीक्यूट होने से। तो हमारी सैनिटाइजेशन लाइब्रेरी जो है उसमें क्या है कि अगर उसके हम ओल्ड लाइब्रेरी के वर्जन पर जाएं, 1.2 वर्जन 1.2 वर्जन कंप्लीट लिख देता हूँ, वर्जन 1.2 अगर कोई बंदा यूज कर रहा है और इसमें 1.2 में क्या है, एक इशू है, तो वो इशू अराइज हो जाएगा। इशू कौन सा है कि ये एक्सेस के पेलोड को ठीक से रोक नहीं पाता। कैसे नहीं रोक पाता, उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। क्या है, मैं इस वक्त 1.2 लाइब्रेरी का लेट से मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरा जो बेसिक एक स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेस का टैग है वो अगर मैं यूज करूँ, ये मेरा इनपुट फील्ड है, ठीक है, तो देखें कुछ भी नहीं हो रहा, कोई चीज यहाँ पॉपअप जो है एक्सेस का नहीं आया। लेकिन अगर मैं ये वाला IMG SRC इमेज वाला जो है ये XSS पेलोड यूज करूं तो ये इस पे देखो एग्जीक्यूट हो गया और मेरा पॉपअप आ गया। तो अब क्या हुआ, ये जो fastsanitizer.js लाइब्रेरी जिसको जावास्क्रिप्ट में लोग यूज करते हैं इनपुट सैनिटाइजेशन के लिए, इसमें क्या होता है, इसका जो वर्जन 1.2 है उसमें एक इशू है कि ये ऐसे पेलोड्स को रोक नहीं पाता। ये वल्नरेबिलिटी है और ये कॉमन वल्नरेबिलिटी है, लेट्स से नॉन वल्नरेबिलिटी है, CVE जिसे कहते हैं। तो इससे क्या होगा, तो अगर एक डेवलपर ने ये लाइब्रेरी का यूज करके फिर अगर कोई भी ऐप बनाया, वेब ऐप बनाया है, तो क्या होगा कि उसमें XSS के ऐसे पेलोड बड़ी इजीली वर्क करेंगे। लेकिन अगर उसने लेटेस्ट वर्जन का यूज किया, लेट्स से कि कोई जो कि अभी मौजूदा चल रहा होगा, तो फिर ये नहीं चलेगा। अब फिर ये हमारा स्क्रिप्ट जो है काम नहीं करेगी, हमारा पेलोड काम नहीं करेगा। लेट्स से मैं पहले ये सिंपल वाला यूज करता हूँ और देखते हैं, देखें ये भी कोई पॉपअप नहीं है। और सेकंड वन जो कि हमारा 1.2 वर्जन पर वर्क कर रहा था, 3.1 पे देखते हैं वो पेलोड वर्क करता है कि नहीं। तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, देखिए लेट्स सी कुछ भी नहीं हो रहा। मैं अगेन एंड अगेन क्लिक कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये वल्नरेबिलिटीज पैचेस में फिनिश करती है, उन्होंने अपडेट्स लेकर आए पैचेस की और ये चीज़ें खत्म कर दी। तो एक डेवलपर को जब भी कोडिंग करनी होती है उसको ये माइंड में रखना होता है कि जो वो वर्जन यूज कर रहा है या जो लाइब्रेरी यूज कर रहा है वो ट्रस्टेड है या नहीं है। अगर ट्रस्टेड भी है, जैसे कि fastsanitizer.js एक ट्रस्टेड वल्नरेबिलिटी है, लेकिन सॉरी वल्नरेबिलिटी की लाइब्रेरी है, फिर भी क्या होगा आपको, वैसे तो ये ट्रस्टेड नहीं है, थर्ड पार्टी है, लेकिन यूज की जाती है, तो यूज की जाती है इसलिए ट्रस्टेड कह सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको उसका वर्जन जरूर चेक करना है और उसकी CV जरूर चेक करनी है। जैसा कि मैं सिंपली कर लिखूँ fastsanitizer.js CVE, तो हो सकता है इसकी कोई ना कोई मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। मैं सबसे पहले अपना इंटरनेट ऑन करता हूँ। ठीक है, मैं इंटरनेट कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ
कि अगर मे बी इसकी अवेलेबल हो और मे बी अवेलेबल ना हो। तो ये देखें हमारे पास ये आ गई CVE, उसको सर्च करते हैं ये कौन सी है, तो ऐसे ही हमारे पास इसकी जो है वल्नरेबिलिटीज मिल जाती है। तो ये देखें ये XSS की वल्नरेबिलिटी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि XSS की वल्नरेबिलिटी को के लिए इसको मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये DOM बेस्ड XSS लग रहा है मुझे, लेट्स सी, हाँ ये DOM Purifier इज अ DOM ओनली सुपर फास्ट यूजर टॉलरेंट XSS सैनिटाइजर। तो आपको ऐसी CVEs मिल जाती हैं, उसके मेथड मिल जाते हैं कि ये कैसे काम करेगी, कैसे एक्सप्लॉइट होगी। तो इसलिए आपने हमेशा जो वर्जन यूज कर रहे हैं उसको चेक कर लेना है कि इसकी कोई CVE तो नहीं है, तो मे बी आपको अपग्रेड करना पड़े, डाउनग्रेड करना पड़े, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ सकता है। तो ठीक है, आई होप कि आपको वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स कंप्लीटली समझ में आया होगा। और अगर नहीं और आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।